नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर उर्वरक क्षेत्र से संबंधित है। अब केंद्र सरकार किसानों द्वारा उर्वरकों की खरीद पर सीमा आरोपित करेगी। केंद्र सरकार प्रत्येक किसान द्वारा किसी भी फसल मौसम के दौरान खरीदे जाने वाले सब्सिडी युक्त उर्वरक बोरों की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने की योजना बना रही है। केवल वास्तविक किसानों के लिए उर्वरकों की खपत को सीमित करने से सब्सिडी व्यय और डाइवर्जन में कमी आएगी। वर्ष 2019-20 के लिए उर्वरक सब्सिडी के लिए आवंटित कुल राशि लगभग 79,996 करोड़ रुपए थी। वर्तमान में सरकार द्वारा नो डिनायल नीति का पालन किया जा रहा है, जिसके अनुसार गैर किसानों सहित कोई भी पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के माध्यम से कितनी भी मात्रा में उर्वरक की खरीद कर सकता है। कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान केवल पीओएस मशीनों के माध्यम से किसानों को उर्वरकों के विक्रय के बाद ही किया जाता है। उर्वरक विभाग कई उर्वरक सब्सिडी योजनाओं को विभिन्न उर्वरक घटकों के साथ लागू करता है। ज्यादातर उपयोग किए जाने वाले 3 सामान्य उर्वरक हैं यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश। आइए अब जानते हैं उर्वरक सब्सिडी से संबंधित मुद्दे। बजट में उर्वरक सब्सिडी की बढ़ती राशि और उनकी वित्तीय संधारणीयता, यूरिया नाइट्रोजन की बेहद कम कीमतें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम के असंतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं। वहीं यूरिया का दुरुपयोग जैसे पड़ोसी देशों को विक्रय और गैर कृषि कार्यों में इसका उपयोग भी एक समस्या है। घरेलू क्षेत्र में निवेश में कमी की वजह से आयात में वृद्धि हुई है। उर्वरकों के लिए कई प्रकार की सब्सिडी दी जाती है, जैसे यूरिया सब्सिडी। यूरिया को अधिकतम खुदरा मूल्य पर और वैधानिक रूप से निर्धारित केंद्र पर ही विक्रय किया जाता है। खेतों तक यूरिया की वितरण लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच राशिगत अंतर ही यूरिया विनिर्माता आयातक को सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है। वहीं पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति के तहत फास्फोरस या फॉस्फेट और पोटेशियम युक्त उर्वरकों के लिए एनबीएस नीति, सब्सिडी वाले फॉस्फेट एवं पोटेशियम उर्वरकों के लिए प्रत्येक पोषक तत्व पर सब्सिडी की एक निश्चित दर रुपए प्रति किलोग्राम के आधार पर प्रदान की जाती है। फॉस्फेट और पोटेशियम उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी को खुला यानी बाजार पर ही छोड़ दिया जाता है और उर्वरक निर्माताओं या विपणनकर्ताओं को उचित दरों पर एमआरपी तय करने की अनुमति दी गई है। अगली खबर आईएमएफ से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वर्ष में 2 बार जारी की जाने वाली रिपोर्ट है, जो निकट और मध्यम अवधि के संदर्भ में वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण प्रदान करती है। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट की विशेषताएं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक समृद्धि -4.4 और वर्ष 2021 में 5.2% रहने का अनुमान है। चीन एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां सकारात्मक वृद्धि होने की अपेक्षा है। चीन में वर्ष 2020 में 1.9% की वृद्धि होने का अनुमान है। इसके लिए रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे देशों के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी संबंधी तनाव को कम करने के लिए बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के शमन संबंधी प्रतिबद्धताओं को सामूहिक रूप से लागू किया जाना चाहिए। वहीं वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट वैश्विक वित्तीय प्रणाली और बाजारों का समग्र आकलन प्रदान करती है और वैश्विक संदर्भ में उभरते बाजारों के वित्त पोषण को संबोधित करती है। आइए अब जानते हैं वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के निष्कर्ष। यद्यपि निकट अवधि में वैश्विक वित्तीय स्थिरता संबंधी जोखिमों को कम कर लिया गया है, उसके बावजूद सुभेद्यताएं वृद्धिशील बनी हुई हैं और कुछ देशों में वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताओं में बढ़ोतरी हो रही है। रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली और संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए उदार नीतियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गैर बैंक वित्तीय क्षेत्र के लिए नियामक ढांचे को सुदृढ़ करना चाहिए और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण को मजबूत किया जाना चाहिए। आईएमएफ का उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और विश्व भर में निर्धनता को कम करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कपिला अभियान और नवाचार संस्थान परिषद 3.0 का शुभारंभ किया। बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता के लिए कलाम कार्यक्रम कपिला अभियान के तहत उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को उनके आविष्कारों को पेटेंट कराने के लिए आवेदन प्रक्रिया के उचित तरीके के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। वर्ष 2018-19 में विभिन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए आवेदन दाखिल करने की दर में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि दर्ज
दर्ज की गई है। बौद्धिक संपदा यानी बौद्धिक रचनाएं जैसे कि आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइन और व्यापार में उपयोग किए गए प्रतीक, नाम और चित्र। बौद्धिक संपदा के विभिन्न प्रकारों में शामिल हैं कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेतक, व्यापार गोपनीयता आदि। नवाचार संस्थान परिषद 3.0 यानी ICC 3.0। ICC की स्थापना वर्ष 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। ICC की प्रमुख वरीयताओं में जीवंत स्थानीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्टार्टअप सहायक व्यवस्था का निर्माण करना, अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग यानी एरिया के लिए संस्थान को तैयार करना आदि शामिल है। अब तक लगभग 1700 उच्चतर शिक्षण संस्थानों में ICCs की स्थापना की जा चुकी है और ICCs 3.0 के अंतर्गत 5000 उच्चतर शिक्षण संस्थानों में ICCs स्थापित किए जाएंगे। अगली खबर महिला अधिकारों से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया है कि महिला को साझे घर में निवास करने का अधिकार प्राप्त है, भले ही वह घर ससुराल वालों द्वारा किराए पर लिया गया हो या उनके पास उसका स्वामित्व अधिकार हो और पति का उस पर कोई स्वामित्व न हो। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 साझी गृहस्थी के घर को उस स्थान के रूप में परिभाषित करता है जहाँ महिला निवास करती है या किसी अवस्था में घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या पति के साथ रह चुकी है। इसमें स्वामित्व वाला या किराए पर लिया हुआ घर शामिल है। आइए अब जानते हैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में। ये एक दीवानी कानून है जो पीड़ित महिला को दी जाने वाली राहत यानी विधिक सहायता पर केंद्रित है, जैसे कि क्षतिपूर्ति, सुरक्षा, साझी गृहस्थी में निवास का अधिकार आदि। ये घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा को सुनिश्चित करता है, जिसके तहत दुर्व्यवहार की 4 श्रेणियों को शामिल किया गया है, जैसे शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक। ये विवाहित महिलाओं व लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं तथा साथ ही माता और मातामही सहित परिवार की अन्य महिला सदस्यों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। अधिनियम के तहत पहले भी कई निर्णय दिए गए हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को वैवाहिक दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना है और यह विवाह विच्छेद के बाद भी लागू होता है। एक महिला घरेलू हिंसा के आरोप में दूसरी महिला के विरुद्ध भी शिकायत दर्ज करा सकती है। इसके अलावा पहले ये भी निर्णय दिया जा चुका है कि भरण पोषण अनुतोष पत्नी की जीविका पर निर्भर नहीं करता है। अगली खबर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भवन ऊर्जा संहिता यानी BEC का प्रवर्तन अपरिहार्य हो जाएगा। BEC यानी बिल्डिंग एनर्जी कोड सतत भवन डिजाइन संबंधी उन हस्तक्षेपों को निर्धारित करता है जो शीतलन एवं तापन के लिए आवश्यक ऊर्जा में कटौती को सुनिश्चित करते हैं। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं। वैश्विक ऊर्जा मांग और भवन निर्माण क्षेत्र से होने वाला कार्बन उत्सर्जन वृद्धिशील बने हुए हैं। भवन और निर्माण क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा का लगभग 1/3 भाग उपभोग करते हैं। ऐसे में यदि इमारतों की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वर्ष 2060 तक ये 50% से अधिक हो सकता है। स्थलीय शीतलन का ऊर्जा की बढ़ती मांग में प्रमुख योगदान रहा है और वर्ष 2010 और वर्ष 2018 के बीच इसमें 33% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भवन निर्माण क्षेत्र को विकार्बनीकृत करने के लिए बिल्डिंग एनर्जी कोड एक कुशल विनियामक साधन सिद्ध होगा। हालांकि वर्ष 2019 तक 75 से भी कम देशों ने अनिवार्य या स्वैच्छिक भवन ऊर्जा संहिता का निर्माण कर लिया था या इसे निर्मित कर रहे थे। भारत में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा वर्ष 2007 में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भवनों के ऊर्जा कुशल डिजाइन और निर्माण के लिए न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना है। वर्ष 2018 में आवासीय भवनों के लिए एक अलग ऊर्जा कोड इको निवास संहिता लागू की गई थी। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सहायता के लिए कार्यरत UNRWA के लिए $1 मिलियन के योगदान की घोषणा की है। UNRWA संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में महासभा द्वारा की गई थी। UNRWA अपने यहाँ पंजीकृत लगभग 5.6 मिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिदेशित है। इसका उद्देश्य पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी सहित जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और वेस्ट बैंक में आश्रित फिलिस्तीनी शरणार्थियों की पूर्ण मानव विकास क्षमता प्राप्त करने में सहायता करना है। साथ ही ये उनकी दुर्दशा को कम करने के लिए एक न्यायोचित और स्थायी समाधान भी सुनिश्चित करती है। ये लगभग पूर्णतया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वैच्छिक अंशदान द्वारा वित्त पोषित है।
भारत द्वारा म्यांमार को प्रथम पनडुब्बी की आपूर्ति की जाएगी। भारत द्वारा म्यांमार नौसेना को किलो श्रेणी की पनडुब्बी INS सिंधुवीर प्रदान की जाएगी। किलो श्रेणी की ये पनडुब्बी रूस द्वारा निर्मित डीजल इलेक्ट्रिक आक्रामक पनडुब्बी वर्ग से संबंधित है। डीजल इलेक्ट्रिक आक्रामक पनडुब्बी के एक वर्ग से संबंधित है। ये आपूर्ति भारत के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर दृष्टिकोण पर आधारित है। साथ ही ये सभी पड़ोसी देशों में क्षमता और आत्मनिर्भरता के सृजन में भी सहायक होगी। भारत और चीन के बीच वर्तमान सैन्य तनाव के संदर्भ में भारत के लिए म्यांमार तक सैन्य पहुंच स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि म्यांमार चीन का एक प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक भागीदार देश है। चमड़ा कर्मचारियों के लिए कौशल प्रमाणन मूल्यांकन के लिए स्केल इंडिया एंड्रॉइड ऐप। इस ऐप को लेदर स्केल काउंसिल द्वारा लॉन्च किया गया है, जो इसकी सभी सेवाओं में गुणवत्ता आश्वासन को एकीकृत करने के लिए मंच प्रदान करता है। लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल एक गैर लाभकारी संगठन है। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित प्रमुख क्षेत्र कौशल परिषदों में से एक के रूप में वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था। स्केल प्लेटफॉर्म के कर्मचारियों को बाजार की गतिशीलता और उद्योग की मांग के अनुसार अपने कौशल को उन्नत करने के लिए सहायता प्रदान करता है। नियोक्ताओं के लिए ये मंच अग्रणी उम्मीदवारों के प्रमाणित प्रतिभा पूल तक पहुंच प्रदान करेगा और साथ ही ये उत्पादकता और लाभ को भी बढ़ावा देगा। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। ये योजना कोल इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के तहत वित्त पोषित हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन यानी HSCT कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसे हीमोग्लोबिनोपैथी जैसे आनुवंशिक दोष के रोगियों को उनके जीवन में एक बार उपचार का अवसर प्रदान करना है। ये परियोजना मुख्य रूप से वंचित रह गए थैलेसीमिया रोगियों के लिए है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत रक्त विकार है जो माता पिता से बच्चों तक जीन के माध्यम से संचारित होता है, जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में लाल रक्त कोशिकाओं को सक्षम बनाता है। थैलेसीमिया के कारण एनीमिया हो सकता है। गंभीर एनीमिया अंगों को क्षति पहुंचा सकता है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। न्यू शेपर्ड ये रीयूजेबल सब ऑर्बिटल रॉकेट सिस्टम है, जिसे अंतरिक्ष यात्रियों और अनुसंधान पेलोड को कर्मन रेखा यानी अंतरिक्ष की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा रेखा के आगे पहुंचाने के लिए निर्मित किया गया है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने विकसित किया है। इसका नाम अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड के नाम पर रखा गया है, जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अमेरिकी व्यक्ति थे। मैक्स 6478 ये गेहूं की एक किस्म है, जिसे उच्च उपज वाली एस्टिवम भी कहा जाता है। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान आघरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। ये 110 दिन में परिपक्व हो जाती है और पत्ती तथा तने के अधिकांश हिस्सों के रोगों के लिए प्रतिरोधी होती है। इसमें अन्य उत्पादित किस्मों की तुलना में उच्च प्रोटीन, जिंक और आयरन होता है। नंदनकानन प्राणी उद्यान ये कंजिका झील के निकट भुवनेश्वर में स्थित एक प्राणी उद्यान है। ये विश्व का पहला चिड़ियाघर है जो श्वेत बाघ और मेलानिस्टिक बाघ की प्रजनन स्थली है। इसके अलावा विश्व में भारतीय पेंगोलिन के एकमात्र संरक्षण प्रजनन केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। हाल ही में नंदनकानन प्राणी उद्यान ने जानवरों के लिए संसाधनों के संग्रहण के लिए अपने अभिनव अडॉप्ट एन एनिमल कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया है। जोजिला सुरंग संबंधी विनिर्माण कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। ये NH1 पर श्रीनगर घाटी और लेह के बीच सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इससे NH1 के श्रीनगर कारगिल लेह खंड पर हिमस्खलन मुक्त यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यात्रा को मौजूदा 3 घंटे की बजाय 15 मिनट में ही पूरा कर लिया जाएगा। नेचुपू सुरंग अरुणाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में बालीपारा चारद्वार तवांग यानी BCT सड़क मार्ग पर नेचुपू सुरंग का शिलान्यास किया। BCT सड़क मार्ग पर 1.8 किलोमीटर लंबी एक और सुरंग का निर्माण किया जा रहा है और ये दोनों चीन से संलग्न सीमावर्ती क्षेत्र की दूरी को 10 किलोमीटर तक कम कर देंगी। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।